हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग 1.15 क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 1.16 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग 3 वीडियो पीछे कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जाकर देख लें, ताकि ये वाला वीडियो आपको बेहतर समझ में आए और कैसे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है ये भी समझ में आए। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। पहला, जिस चैप्टर का कर रहे हैं उस चैप्टर का आपको थ्योरी आना चाहिए। ठीक है, हमने कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें, ताकि आपकी थ्योरी मजबूत हो जाए और क्वेश्चन को करने में आपको मज़ा आए। ठीक है, तो पहला थ्योरी कंप्लीट करना है, दूसरा उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है जो कि थ्योरी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों आपको मजबूत होने चाहिए। फिर आपको कहाँ कौन सा क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है ये हम आपको सिखा ही देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसमें जो भी गिवन डाटा है उसको आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, जो कि इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, कितना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1.15 अगर आपने किए होंगे तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, हालांकि हम स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को ला रहे हैं 1.15 को भी देख लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसका मान है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप है एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर, जो कि दिशा को बता रहा है। ठीक है, कि एक्स अक्ष में है यूनिट वेक्टर। देखिए कैसे बनाना है जो समझिए। पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिख करके ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, गिवन डाटा क्या है कि ई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इसका समात्रक होता है। ठीक है, और हमें निर्देशांक तल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया y और ये हो गया x, और z जो होता है वो आपकी तरफ होता है। ठीक है, z जो होता है वो आपकी तरफ होता है, तो आपकी तरफ ऐसे आपकी तरफ सामने होता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो नहीं दिखा सकते हैं तो हम ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया z अक्ष। ठीक है, और x अक्ष में यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, y अक्ष में यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप, और z अक्ष में यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप। ठीक है, ये है तीनों दिशाओं का एकांक सदिश। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, हमें क्या कहा दिया है कि विद्युत क्षेत्र है कितना 3 × 10⁻³ आई कैप, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, मतलब हमें एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि आपको एक घन मानना है। ठीक है, ऐसा घन मानना है कि इन तलों के समानांतर हो। ये जो तल है ये हो गया एक्स वाई तल, ये हो गया जेड वाई तल, और ये हो गया जेड एक्स तल के समानांतर हो। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हो गया एक घन। ठीक है, अब इस घन से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमको आपको बताना है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है आई कैप की दिशा में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है। देखिए फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी एस, या आप सिंपल एस भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या आप इसको एस मान लीजिए या ए मान लीजिए। ये है ही क्या है, ये एक इस सतह का क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, डीएस क्या दर्शाता है, सतह का क्षेत्रफल को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप तोड़िएगा तो फाइव बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इससे निकलेगा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है विद्युत क्षेत्र
और डीएस के बीच का कोण विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसके बीच का कोण होता है। ठीक है, तो देखिए एक घन में क्या होता है, 6 सतह होता है। पहला ऊपर, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर आगे, फिर पीछे, पूरे 6 सतह होते हैं। ठीक है, तो इस 6 सतह के लिए हमको फ्लक्स निकालना है और टोटल को जोड़ करके हमको नेट फ्लक्स निकाल के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हमें क्या काम करना है वही काम करेंगे। देखिए पहले हम निकालते हैं इस वाले सतह के लिए फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र तो इसी दिशा में है। ठीक है, और इस जो क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो इस जो क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा? देखिए ये हम मान लेते हैं एक क्षेत्रफल है। ठीक है, और इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सतह है। ठीक है, इस प्रकार से एक सतह है और इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो कैसे आएगा? इसके लंबवत आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत होगा, वो इस तरीका से होगा। ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर। हमने क्षेत्रफल सदिश को दर्शाया है ए वेक्टर से। ठीक है, यहाँ पर ही बोल रहे थे डीएस, कोई बात नहीं, दोनों को एक ही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चाहे ए बोले, चाहे डीए बोले, चाहे डीएस बोले, चाहे एस बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मानना है क्या? क्षेत्रफल मानना है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र भैया इसी दिशा में है ही, तो थीटा कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो इस सतह के लिए अगर हम फाई निकालें, इस सतह के लिए अगर फाई 1 नाम दे दें, ठीक है, तो इस सतह के लिए फाई 1, तो फाई 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इंटू ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो थीटा होता है वो ई और डी एस के बीच का कोण होता है, ई इंटू डी ए के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो देखिए ई भी इसी दिशा में है और ए भी उसी दिशा में है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। कोण कितना बचेगा? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ई ए। तो फाई 1 कितना आ गया? ई ए, याद रखिएगा फाई 1 कितना आया है? ई ए। ठीक है, अब हम इस सतह के लिए निकालते हैं, इधर वाले के लिए। ये हो गया राइट, और हम लेफ्ट वाले के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इस तरफ आएगा, इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? हमारा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स निकालोगे ई इंटू डी ए, या सिंपल आप ए बोल सकते हो, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है, तो दो रेखा अगर एक दूसरे के प्रति समानांतर हो तो कोण कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अगर दो रेखा एक दूसरे के प्रति समानांतर हो तो एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? माइनस का 1, तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा, फाई 2 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का ई इंटू ए, ये आ जाएगा फाई 2। ठीक है, अब हम तीसरा सतह के लिए निकालते हैं, ऊपर वाले के लिए, इसके लिए। तो इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर ऊपर है और विद्युत क्षेत्र इधर है। थीटा कितना बन रहा है? देखिए जैसे कि कोई ए वेक्टर है, जो इधर है, और कोई बी वेक्टर है जो इधर है, तो थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो देखिए ए वेक्टर इधर है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो विद्युत क्षेत्र के बीच कितना एंगल बन रहा है? विद्युत क्षेत्र के बीच एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा? यहाँ से फाई 3 आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो फाई 3 का मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, नीचे वाले सतह के लिए निकालिए, तो इस नीचे वाला सतह के जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसके लंबवत आएगा। ठीक है, नीचे वाला सतह के लिए फाई निकालेगा, तो फाई 4 क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र इस तरफ और जो क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे की तरफ, फिर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0, तो ये हो जाएगा 0, यानी फाई 4 कितना गया हमारा? 0।
ठीक है। अब देखिए, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब निकालते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ ये वाला, देखिए आगे की तरफ ये वाला जो है, ये वाला जो है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो इसका लंबवत आएगा इस तरीका से, ठीक है। ये हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ही निकालते हैं 5 5 के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। थीटा देखिए, देखिए विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, और आपकी तरफ क्षेत्रफल सदिश है। तो एंगल कितना बन रहा है, देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, और इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से क्षेत्रफल सदिश है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 कितना होता है भैया, 0। तो 5 5 5 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब निकालते हैं 5 6 के लिए, इसके लिए, इस सतह के लिए, इस सतह के लिए। तो इस सतह के लिए निकालेगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, इस सतह का लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर 5 6 निकालेंगे, 5 6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, देखिए थीटा कैसे फाइंड करते हैं, थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और ए के बीच का कोण। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, थीटा होता है ए और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण। देखिए विद्युत क्षेत्र तो ऐसे है, ठीक है, और जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे की तरफ है अभी, ठीक है, सॉरी इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ है। थीटा कितना है, 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो cos 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो 5 5 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हमें छेबो सतह के लिए ये हो जाएगा 5 6, ठीक है। ये हमें छेबो सतह के लिए फ्लक्स मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग टोटल को जोड़ करके नेट फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो वैसा ही करेंगे, देखिए आगे, देखिए नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं, हम लोग टोटल को जोड़ देंगे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6, ठीक है। देखिए 5 1 कितना आया था, 5 1 ऊपर वाले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए 5 1 कितना आया था, नहीं इधर वाला के लिए 5 1 ये रहा, 5 1 ये कितना है, ये प्लस 5 2 ये रहा माइनस का ये, प्लस 5 3 खोजिए, 5 3 ये रहा, ये आ गया 0, प्लस 5 4 ये रहा, ये कितना है, ये भी 0 है, ठीक है। प्लस 5 5 कितना है, ये भी 0 है। प्लस 5 6 कितना आया, ये भी 0 आया है, ठीक है। ये माइनस प्लस कट गया, ये भी कितना आ गया, ये भी 0। तो हमारा जो नेट फ्लक्स है, कुल फ्लक्स जो आया है वो कितना आया है, वो आया है 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बस आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको कैसे यूज करेंगे ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा 1.17। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। पहले आपको नेट आवेश निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से एक बॉक्स है और ये भी कह रखा है कि कैसा बॉक्स है, तो काले बॉक्स है। गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना दे रखा है, यानी कि फाई हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये हमें दे चुका है। और हमें इस आवेश जो सेंटर में आवेश रखा हुआ है इसका गणना हमें करना है, ठीक है। अगर हमें फ्लक्स दिया जाए और कहे आवेश निकालने के लिए, तो एक ही फॉर्मूला काम में लेते हैं, वो है गॉस का नियम, ठीक है। गॉस के नियम, तो फॉर्मूला है
गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ये है क्वेश्चन 1.17 का क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, क्या होता है, ये होता है कि 1/ε0 गुना आवेश के बराबर होता है किसके, फ्लक्स के। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ का कोई एक आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू निकालें, क्यू को छोड़ दीजिए, इसको इधर लेके चल जाइएगा, तो ये हो जाएगा 5 × ε0। ठीक है, मान रख दीजिए क्यू, 5 का मान कितना है, 8 × 10⁻³ इंटू ε0 का मान कितना होता है, समझिए, देखिए ε0 का मान होता है 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, और ε0 का जो मान होता है वो कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। तो ε0 का मान कितना है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, क्यू बराबर, इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, और ये हो जाएगा C.70, ये हो जाएगा 70.80। ठीक है, इंटू ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, अब देखिए Q बराबर, पॉइंट को घसकाइए तो ये हो जाएगा 7.08 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और इसको आपको किस में बदलना है, माइक्रो कूलम में, क्योंकि आपका आंसर जो आ रहा है वो माइक्रो कूलम में आ रहा है। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बराबर 7 × 0.8 × 10⁻⁻8 बटा 10⁻⁻6। ठीक है, कूलम, ये कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.08 × 10⁻⁻2 कूलम, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, ये सॉरी माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसके बी नंबर पर चलते हैं। चलिए बी नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। कहता है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए, एक इसी तरह से एक बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स है और जिसका जो नेट फ्लक्स है वो क्या कह रहा है, शून्य है। ठीक है, जो फ्लक्स है वो क्या है, शून्य है। जो फ्लक्स है वो कितना है, शून्य है। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि अंदर कोई आवेश होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, इसका आपको कारण लिखना। देखिए, फ्लक्स शून्य होने का मतलब ये नहीं कि अंदर कोई आवेश नहीं है। हो सकता है कि अंदर कोई आवेश हो जो कि उदासीन आवेश हो। उदासीन आवेश कहने का मतलब कि एक आवेश पॉजिटिव हो और एक आवेश निगेटिव हो। ठीक है, उदासीन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आवेश पर चार्ज है तो बराबर है। ठीक है, उदासीन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आवेश है तो उस पर बराबर चार्ज है। ठीक है, बराबर चार्ज है। ठीक है, कोई वस्तु है अगर, तो उस पर बराबर चार्ज है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है, क्या कि अंदर दो आवेश है, एक है प्लस का आवेश और एक है -5 आवेश। नेट आवेश क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये हो सकता है कि अंदर क्या हो, उदासीन आवेश हो। तो इसी बात को आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखिएगा, देखिए, यदि बॉक्स से निकलने वाला फ्लक्स शून्य है तो हो सकता है कि बॉक्स के भीतर दो बराबर व विपरीत आवेश हैं। ये है इसका कारण। ठीक है,
ये जरूरी नहीं कि अंदर कोई आवेश नहीं होगा, होगा कैसा होगा, उदासीन होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और उत्तर लिख करके स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट उत्तर लिखा है, ठीक है। इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो हम लोग उत्तर लिख करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए। चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? संकेत: वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारों से किसी घन का एक फ्लक मानिए, ठीक है। आपको पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चित्र में क्या कर रहा है, जो समझिए पहले। देखिए इस प्रकार से एक चित्र है, ठीक है। और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया है? 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक पॉजिटिव आवेश रखा गया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसके केंद्र ये रहा, ठीक है। और इसके 5 सेंटीमीटर पर एक आवेश रखा गया है ये, ठीक है। ये कोई पॉजिटिव का आवेश है जिसका मान कितना है? +10 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्लियर है? और इसका जो ऊंचाई है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रत्येक का जो भुजा है वो हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें फ्लक्स का परिमाण निकालना है, ठीक है। तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए किसका फॉर्मूला का यूज करते हैं? गॉस का नियम, ठीक है। और गॉस के नियम में क्या करते हैं? पहले हम गॉसियन पृष्ठ के चारों ओर क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तो पहले हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये हमने किया गॉसियन पृष्ठ की कल्पना, तो लिख लेते हैं। आवेश के चारों ओर काल्पनिक घनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए फाई निकालना है, तो फाई बराबर क्या होता है? किसी गॉसियन पृष्ठ के बंद सतह का कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? फाई बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से आपको क्या रखना है? क्यू का मान रखना है। क्यू का मान कितना है? +10 इंटू 10⁻, माइक्रो कुलाम में है तो हमें कुलाम में रखना है, तो 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है। इंटू 1/ε0, देखिए 1/ε0 तो 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। घनाकार में 6 सतह होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए किसमें? 6 फ्लक में गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो इधर हो जाएगा 6 फलक से, फलक का मतलब सतह, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ से 5 बराबर कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 6 फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाए 10⁻⁻5/8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये हो गया 6 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हमको चाहिए एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आगे देखिए, एक फ्लक या इसको कहते हैं वर्गाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो ये हो जाएगा 5 बराबर। अब देखिए एक सतह से चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 6 का इतना है तो 1 का चाहिए, तो 1/6 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/6 इंटू 10⁻⁵5/8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप गुना करिएगा, ठीक है, तो ऊपर ही कितना आ जाएगा? 10⁻⁻5, और इसको ऊपर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा
प्लस का 12 बटा, ये इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 5.410, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 10 के घात 7, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 53.10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए, तो ये कैलकुलेशन आगे आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फटाफट कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलकुलेशन तो हम सिखा नहीं पाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन को रगड़िएगा उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 1.19 ये क्वेश्चन को कहता है 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। कोई घन है इस प्रकार से, ठीक है, और इसके सेंटर में कोई आवेश है, ठीक है। तो और हमें आवेश का मान दे रखा है कितना, 2 माइक्रोकूलम, यानी माइक्रो को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। इसके सतह से जितने भी फ्लक्स गुजरेंगे ये हमें चाहिए नेट फ्लक्स, ठीक है। तो पृष्ठ से या सतह से लिख सकते हैं, सतह से गुजरने वाला या निकलने वाला, ठीक है, गुजरने वाला नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स चाहिए हमें, ठीक है। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए क्यू का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻6 बटा 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, हम आपको कैलकुलेटिव मान दे रहे हैं जो कि हमने पहले निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग निकालिएगा फिर आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, ठीक है। कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स माइनस का 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। अगर आपने त्रिज्या को दोगुना किया है तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो आपको समझाते हैं। देखिए एक हमारे पास एक गोला है, ठीक है, एक हमारे पास गोला है, इसके सेंटर से जो इसकी त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, ठीक है, क्यू आवेश है, ठीक है। और हमें त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमें फाई दे रखा है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। गॉस के नियम से फॉर्मूला क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ होता है और बीच में जितना भी आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन ε0, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है अंदर जितने भी आवेश हैं टोटल आवेश का योग 1/ε0 का गुना होता है, ठीक है। जितने बंद सतह के अंदर आवेश हैं उस सभी का योग इंटू 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया इसमें त्रिज्या का कोई जिक्र ही नहीं है, त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपने त्रिज्या को दोगुना किया है तो क्या होगा, फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को पहला लिखिए, ए नंबर को लिख देते हैं। इसीलिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
केवल बंद पृष्ठ के अंदर आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। ये किस पर डिपेंड करता है? केवल और केवल बंद सतह के अंदर जो भी आवेश है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कितने बंद सतह के अंदर आवेश है वो निर्भर करता है, ठीक है, ना कि त्रिज्या पर, ठीक है। आगे चलिए, निर्भर करता है अर्थात त्रिज्या दुगनी करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए एक बार और फिर से समझाते हैं। बंद सतह के अंदर कुल कितना आवेश है ये बात पर डिपेंड करता है फ्लक्स, ना कि त्रिज्या के ऊपर, ठीक है। तो जितना भी आवेश होगा बंद सतह के अंदर उन सभी आवेश का योग 1/ε0 गुना होता है। ये इसका फॉर्मूला कहता है, ठीक है। तो ये कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इसकी त्रिज्या को बढ़ा देगा। तो त्रिज्या बढ़ाने से फ्लक्स पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा। ये निर्भर किस पर कर रहा है? आवेश के ऊपर। अगर आप आवेश को बढ़ाइएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न बी को देखते हैं। बी नंबर प्रश्न को पढ़ा जाए। देखिए, बिंदु आवेश का मान आपको ज्ञात करना है। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, मतलब आवेश का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पूरा का पूरा गॉस थ्योरम से सवाल है, ठीक है। जिसने गॉस थ्योरम को अच्छा से समझा है ये क्वेश्चन चुटकियों में बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा क्यू, ये हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्यू टोटल आवेश, फाई क्या होता है? फाई का मान हमें दे चुका है कितना? -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा क्यू। अब देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा -8.85 इंटू 10⁻, देखिए ये और ये दोनों क्या हो जाएगा? एक प्लस में भैया, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -9, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक से ये मर गया, क्या बच गया? कूलम बच गया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। घर पर जाइएगा एक बार एनसीईआरटी आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। इसका मिला के 4 लेक्चर आपको हो चुका है, ठीक है। चारों को एक साथ देखिएगा, फिर अपने से प्रयास करिएगा बनाने के लिए, ठीक है। और एक बार थ्योरी को जरूर रिवाइज करिएगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दबा करके शेयर करना है अपने दोस्त के यहाँ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो आगे जो प्रश्न आने वाले हैं 1.21, ठीक है, ये सब के सब गॉस के नियम के अनुप्रयोग से आने वाले हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में जो क्वेश्चन करिएगा वो किस पर आएगा? गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। तो उसको जाकर के एक बार रिवाइज कर लेना है गॉस के नियम के अनुप्रयोग को, ठीक है। फिर अगली क्लास में आना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और उधर अपना चल रहा था विद्युत धारा, उधर भी चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।